नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी में शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त सिपाही भर्ती परीक्षा हुई संपन्न। 15 परीक्षा केंद्रों पर 7,860 छात्र हुए शामिल। अरेर के झौझी गांव में 14 वर्षीय युवक की झूलते तार के चपेट में आने से हुई मौत। बिजली विभाग की लापरवाही बना एक और मौत का कारण। जयनगर में विकास समिति ने आरओबी निर्माण स्थल स्थानांतरण की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। कलवाही के कालिकापुर में संदिग्ध स्थिति में महिला की मौत, हत्या का आरोप। बासोपट्टी थाना में एसडीपीओ राघव दयाल ने की समीक्षा बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर दिए कई सख्त निर्देश। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ललन कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति को दी 7 वर्ष की कारावास। लदनिया के पद्मा गांव में अमीन संघ सम्मेलन का हुआ आयोजन। कई प्रखंडों के अमीन हुए शामिल। अरेर थाना में एक महिला ने दहेज को लेकर कराई प्राथमिकी दर्ज। 5 लाख नहीं देने पर ससुराल वालों ने घर से निकाला। जयनगर डीबी कॉलेज में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मधुबनी हम बदलेंगे कैंपेन का किया पोस्टर विमोचन। और बेनीपट्टी एसडीएम कार्यालय में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी शारंगपानी पांडे की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के संदर्भ में हुई वार्ता। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला भर में शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त माहौल में केंद्रीय चयन परिषद लिखित सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न हुई। गौरतलब हो कि 16 जुलाई समेत अलग अलग तिथियों में इस परीक्षा का आयोजन होना है। 16 जुलाई को परीक्षा के प्रथम दिन मधुबनी सदर के कुल 15 परीक्षा केंद्रों पर 9,932 परीक्षार्थियों को सम्मिलित होना था, जिसमें 7,860 छात्र छात्रा इस परीक्षा में शामिल हुए। 7,860 अभ्यर्थी इस परीक्षा में अनुपस्थित पाए गए। 15 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा संपन्न हुई। जिलाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने संयुक्त आदेश के तहत केंद्रीय चयन परिषद लिखित सिपाही भर्ती परीक्षा के कदाचार मुक्त आयोजन हेतु निर्देश जारी किए थे। परीक्षा के शांतिपूर्ण व कदाचार रहित आयोजन के लिए जिले के तेज तर्रार दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति की गई थी। 16 जुलाई सहित 6 अन्य तिथियों में परीक्षा का आयोजन एकल पाली में कराया जा रहा है। परीक्षा का समय 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक है। सभी अभ्यर्थियों को 9:30 बजे पूर्वाह्न में परीक्षा सेंटर पर रिपोर्ट करना है। 10:30 बजे पूर्वाह्न तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने दिया जाएगा। परीक्षा आयोजन के लिए सदर अनुमंडल मधुबनी अंतर्गत कुल 15 परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया है। इस परीक्षा के कदाचार मुक्त आयोजन के लिए पर्याप्त संख्या में स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट एवं उड़न दस्ता दल की टीम गठित की है। जिले के तेज तर्रार पदाधिकारियों को कदाचार रहित परीक्षा आयोजन की जिम्मेवारी सौंपी गई है। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। महिला अभ्यर्थियों की जांच हेतु महिला वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश भी दिया गया है। परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय मुख्य द्वार पर फ्रिस्किंग हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी व महिला पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है। पुरुष अथवा महिला सभी अभ्यर्थियों की अनिवार्य रूप से बॉडी फ्रिस्किंग की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सभी परीक्षार्थियों से ससमय परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की अपील की। गौरतलब हो कि 16 जुलाई को सभी परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा संपन्न हुआ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अरेर थाना क्षेत्र के झौंझी गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हर बार की तरह बिजली विभाग लापरवाही करती है और इसका खामियाजा आम जनता को अपनी जान गंवा के देना पड़ता है। ताजा मामला अरेर थाना क्षेत्र के झौंझी गांव के वार्ड नंबर 11 का है, जहां 34 वर्षीय रमन साहू की मौत हो गई क्योंकि बिजली का एक तार झूलता हुआ लटक रहा था। करंट प्रवाहित हो रही थी। रमन ने जैसे ही अपना हाथ ऊपर किया, वह तार की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। मामला अरेर थाना क्षेत्र के झौंझी गांव का है, जहां वार्ड नंबर 11 के मोहन साहू का 34 वर्षीय पुत्र रमन साहू की मौत झूलते तार के चपेट में आने से हो गई है। बताया जा रहा है कि रमन साहू कल देर शाम घर से आगे दलान पर था। दलान से महज कुछ ही फीट पर बिजली का तार झूल रहा था, जिसमें करंट प्रवाहित हो रही थी। युवक ने अंधेरे में जैसे ही हाथ ऊपर किया, वैसे ही तार के चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। युवक के मौत होते ही गांव में कोहराम मच गया। युवक 4 दिन पूर्व ही अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चे को दिल्ली में छोड़कर गांव निजी काम से आया हुआ था। युवक की मौत से पूरे गांव सदमे में है। वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग के प्रति लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। लोगों ने बिजली विभाग के प्रति जमकर भड़ास निकाली है। कहा कि विभाग सिर्फ राजस्व प्राप्त करती है। सुविधा के नाम पर पूरे गांव में झूलता तार लगा हुआ है, जो आए दिन लोगों की मौत का शिकार बना रही है। देखिए, घटना ये इतनी नीचे ये मेन लाइन की तार है, जो हाथ आप लगाते हैं तो इसमें लग जाएगी। इसमें हमेशा लाइन रहती है। कल यहीं पे हाथ उसका जब वहाँ से आ रहे थे तो हाथ लग जाने के कारण तार लटका हुआ था, उसमें उसको करंट लग गया। और बिजली विभाग की इतनी लापरवाही है, कितना भी फोन कर लो, कितना भी कुछ कर लो, सुनते नहीं है। किसी भी आम जनमानस का किसी को नहीं सुनते। किसी भी काम कराने के लिए बिजली विभाग को हमें आपको पैरवी लगाने पड़ते हैं, तब जाके वो सुनते हैं। फोन तक रिसीव नहीं करते। अब इस तरह की घटना हो गई है, इस पूरी तरह से लापरवाही है बिजली विभाग की। और हम उचित मुआवजा की मांग कर रहे हैं सरकार से, स्थानीय प्रशासन से, स्थानीय जनप्रतिनिधि से, सभी से मांग कर रहे हैं कि इस तरह का दोबारा घटना न घटे। इस पर कृपया जेई साहब को ध्यान देना चाहिए और परिवार को कुछ मुआवजा मिल जाए, ताकि इस परिवार का भरण पोषण हो जाए। 1 साल का लड़का है, दूसरा 3 माह का लड़का है। किस निजी कारण से दिल्ली से परसों ही वो घर आया था। परिवार उसका दिल्ली में ही है अभी, और इस तरह की घटना आज वहाँ घट गई। अब परिवार वहीं पे है। आप समझ सकते परिवार पर क्या बीत रही है। तो हम यही मांग करते हैं, स्थानीय प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, सभी से अनुरोध कर रहे हैं इस परिवार को कुछ मुआवजा के तौर पे दिया जाए राशि, जो ताकि परिवार को भरण पोषण करने में थोड़ा सहायता मिले। इसमें एक युवक की जान चली गई है, उसमें लापरवाही किस स्तर पर देख रहे हैं बिजली विभाग को? देखिए, बिजली विभाग को लापरवाही इस स्तर से हम लोग देख रहे हैं, जो उसका जो स्टाफ है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। और जय साहब से हमको बात हुई है, जय साहब हमको कहे हैं जो ठीक है, हम इस एक संजय नाम का स्टाफ है जो बहुत लापरवाही करता है आकर के। वो सिर्फ पैसा वसूलने समय में आता है, उसके बाद कहीं नंगा तार है, क्या है नहीं है, उस पर कहीं से कुछ ध्यान नहीं वो देता है। तो जय साहब तो हमको कहे हैं जो ठीक है, हम संजय को इस बहुत जल्दी पावर ग्रिड से हटवाएंगे। कहले सर, हटाने से नहीं होगा, कम से कम ऐसा स्टाफ को आप दीजिए ताकि नंगा तार नहीं रहे, किसी को जाने की जो संभावना रहता है, इस तरह की जान नहीं जाए। सुरक्षा के लिए अच्छा स्टाफ को आप दीजिए, जो कम से कम बिजली का जो इंक्वायरी होता है वो चेक करके सही तरीका से आपको रिपोर्ट पहुंचाए। गांव में देख रहे हैं कि लगातार तार नीचे झूल रहा है, उसके मरम्मत के लिए विभाग से कोई बात हुई हो? विभाग से बात हमको अभी तक नहीं, आज हमको जय साहब से बात हुआ है, तो जय साहब कहे हैं जो ठीक है, हम स्टाफ को देख करके इंक्वायरी करवा रहे हैं, उसके आधार जहां भी फॉल्ट होगा उसको हम सही करने का काम करेंगे। घटना वही जब हम नहीं मैंने कुछ सुनने हैं भी नहीं, कुछ बुझने भी रामचंद्र बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर में शहीद चौक के समीप स्थित प्रस्तावित आरओबी निर्माण स्थल को लेकर जयनगर विकास समिति के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना दिया गया।
विकास समिति के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वह जयनगर में विकास तो चाहते हैं, उन्हें आरओबी का निर्माण करवाना है, लेकिन यह कैसा निर्माण है जो आवासीय मकान को तोड़ने के बाद बनाया जाएगा, लोगों को बेघर करने के बाद करवाया जाएगा। इस संदर्भ में उन्होंने 1 दिवसीय धरना दिया। जयनगर के शहीद चौक के समीप प्रस्तावित आरओबी निर्माण स्थल स्थानांतरण की मांग को लेकर बुधवार को जयनगर विकास समिति के तत्वाधान में 7 सूत्री मांगों को लेकर स्थानीय शहीद चौक स्थित शहीद स्मारक के समीप 1 दिवसीय धरना दिया गया। संयोजक शंभू कुमार गुप्ता की अध्यक्षता व आसू आर्यन के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जयनगर वासी आरओबी निर्माण का कभी भी विरोध नहीं किया। विकास के पक्ष में सभी लोग हैं, लेकिन किसी को उजाड़ कर विकास करना न्यायोचित नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि कई शहरों में सरकार द्वारा आवास, मकान और दुकान को बचाते हुए शहर के बाहरी भाग से बाईपास सड़क का निर्माण कराया जाता है, लेकिन जयनगर में प्रस्तावित आरओबी निर्माण से दर्जनों परिवार विस्थापित हो जाएगा। वक्ताओं ने सरकार के ध्यान को आकृष्ट करते हुए कहा कि प्रस्तावित आरओबी निर्माण स्थल व्यावसायिक और आवासीय मकान है। आरओबी के निर्माण से दर्जनों परिवार को उजाड़कर शहर को विकसित करना ये कैसा विकास है। प्रस्तावित आरओबी निर्माण से करीब 500 मकान और सैकड़ों आंशिक संरचनाएं टूट जाएगी। धरनास्थल पर अनुराग मुरारका, अनुराग कुमार, भाकपा माले सचिव भूषण सिंह, अरविंद तिवारी, रानी देवी, रेखा देवी, नवीन गुप्ता, गोविंद जोशी, विजय महतो, रामचंद्र पासवान, अरुण गुप्ता, गोपाल झा, लक्ष्मी साफी समेत अन्य लोग मौजूद थे। धरना समाप्त होने पर अनुमंडल प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सह पीओ कृष्ण कुमार चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ये सब कुछ बातें, सारी बातें सरकार तक पहुंचनी चाहिए, ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। क्या हम लोग का घर है, हम लोग बेघर सरकार के पास जा सकते हैं? क्या सरकार हमें घर दे सकती है, हमें जगह दे सकती है? अगर उजाड़ रही है तो उसके पहले हमें देने का सोचे। हमारे परिवार के जो व्यक्ति हैं वो पीड़ित है, सब कोई दुखी है। क्या हमारी दुकान जो उजाड़ रहे हैं, क्या हम लोग भूखे मरेंगे? सरकार के पास जाएंगे, सरकार हमारी व्यवस्था करे। क्या आप सब इस बात से सहमत है? तो आप सभी सरकार के पास इस बात को पहुंचाएं और सरकार से विनती कर रही हूं मैं कि इस परियोजना को या तो दूसरा रूप दे या तो स्थगित करे। में आ सकते हैं, जिनकी सोच वहां तक जा रही है। मैं देख पा रहा हूं कि वैसे लोगों का भी समर्थन आज हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और इस धरना में जो हमारी माताएं बहनें जो आज घर से निकल के इस धरना स्थल तक पहुंची है, मैं उनका हृदय के गहराई से उनका नमन करता हूं और स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस ओवरब्रिज के अलाइनमेंट में सुधार के लिए हम लोग आज धरना स्थल तक पहुंचे हैं, तो मुझे कुछ बातों का अफसोस इस बात के लिए हो रहा है कि शायद मैं भी नहीं जानता था कि जिस चीज के लिए हम लोग इतना प्रयत्न किए थे, जिस विकास की हम लोग उम्मीद किए थे, आज वो हमारे लिए अभिशाप साबित हो जाएगा। अगर हम लोगों को ये पता होता कि कुछ लोग साजिश करके जो विकास रूपी हम लोग ओवरब्रिज चाह रहे थे, उसको विकास रूपी ओवरब्रिज में परिवर्तित करवा देंगे, तो शायद हम लोग कभी इसकी न जरूरत महसूस करते और न इसके लिए प्रयत्नशील होते। मैं आज आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। आप इस बात को गंभीरता से मनन कीजिए, तब आपको यह महसूस होगा कि कहीं न कहीं ये गहरी साजिश है जो हमारे जयनगर बाजार के लिए रची जा रही है। आज लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में 10 साल 15 साल के बाद शायद उनको महसूस होगा कि आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले अगर किन्हीं ने यह बात कही थी तो बिल्कुल सही कहा था। आप सोचिए कि आज आधा जयनगर, आपका जयनगर का दूरी कितना है? शहीद चौक से वाटरवे चौक, और उस दूरी में शहीद चौक से महावीर चौक की दूरी, आज जितने वहां के मार्केट है, सड़क के दोनों इर्द गिर्द जो बाजार है, जो आज अधिग्रहण होने जा रहा है। स्वाभाविक तौर पर जब अधिग्रहण होगा तो लोग विस्थापित होंगे,
आज बाजार के अंदर बाजार के ही लोग नहीं है, गांव देहात से भी लोग आके अपनी आजीविका को चला रहे हैं। अब समझिए कि एक साथ कितने लोग रोड पे बेरोजगार की स्थिति में बनेंगे। क्या कभी उन लोगों ने इस बात को सोचा कि मेरी एक योजना से कितने लोग बेघर हो जाएंगे, कितने लोग रोड पे आ जाएंगे? नहीं सोचा उन्होंने। आप सोचिए कि आज तुम सिर्फ ये महावीर चौक तक की स्थिति है, कल जो जाम बनेगा, आज जो जाम की स्थिति रहती है महावीर चौक के बाद, उससे अधिक जाम की स्थिति कल बनेगी। अब कल वहां के लोग त्राहिमाम करेंगे कि जाम से मुक्ति कैसे हो, फिर इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट वहां पे दिया जाएगा। तब आप क्या करेंगे? तब तो आपका पूरा जयनगर का मेन रोड साफ हो गया, तब आप किसको दोष दीजिएगा? आज तो आप खुश हैं कि चलिए महावीर चौक से उधर के लोग प्रभावित हैं, हम लोग बच गए। अरे भैया, आप लोग भी बचने वाले नहीं हैं। आज मेरी बारी है, कल की आप भी तैयारी कर लीजिए, आपको भी जाना ही होगा। आज नहीं तो 5 साल के बाद, लेकिन आप कहीं लिख के रख लीजिए कि आपका भी नंबर आएगा, और जरूर आएगा। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बीते मंगलवार की सुबह कलवाही थाना क्षेत्र के कालिकापुर गांव से पुलिस ने एक अधेड़ महिला का शव उसके घर से बरामद किया। मृतका की पहचान कालिकापुर गांव निवासी 55 वर्षीय रेणु देवी के रूप में की गई है। एक तरफ जहां उसका शव संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ, वहीं मृतका के परिजन ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। कलवाही थाना क्षेत्र के कालिकापुर गांव में मंगलवार की सुबह पुलिस ने एक अधेड़ महिला का शव उसके घर से बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। मृतका की पहचान कालिकापुर निवासी 55 वर्षीय रेणु देवी के रूप में हुई है। मृत महिला का भाई अरेर थाना क्षेत्र के नवकरही गांव निवासी वीरेंद्र कुमार झा ने पुलिस के समक्ष बयान देकर आरोप लगाया है कि महिला के देवर कमलाकांत झा और उसकी पत्नी ने जहर खिलाकर मार दिया है। बहन की शादी कालिकापुर गांव के स्वर्गीय भोला झा के साथ हुई थी। करीब 35 वर्ष पूर्व ही उसके बहनोई का निधन हो चुका है। जब तक ससुर घूरन झा जीवित थे, शांतिपूर्वक जीवन था। डे न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
बाबू ज्वेल। बासोपट्टी थाना परिसर में एसडीपीओ राघव दयाल ने समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस कर्मियों को कानून विधि व्यवस्था को लेकर कई सख्त निर्देश दिए। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राघव दयाल ने बासोपट्टी थाना पर विभिन्न कांडों की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को विभिन्न बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था, लंबित कांडों की स्थिति, शराबबंदी, महिला उत्पीड़न और अपराध नियंत्रण से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। एसडीपीओ राघव दयाल ने सभी पदाधिकारियों को लंबित मामलों में शीघ्र निष्पादन, गश्ती गहन करने और शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थाना स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसडीपीओ ने कहा कि विभिन्न कांडों की समीक्षा की गई है। कई बिंदुओं पर अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस बेहतर कार्य कर रही है। अपराधियों को अपराध पर नियंत्रण करना है। शराब माफियाओं के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। लूटकांड, हत्या जैसे संगीन अपराधों पर एसडीपीओ ने फाइल का अवलोकन किया। हर हाल में दोषियों को नहीं बख्शने की बात कही। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कड़ी सख्त दिशा निर्देश दिए। मौके पर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, अपर थानाध्यक्ष गौरव कुमार, एसआई अशरफ अली, सुशील कुमार, पवन कुमार, राजकिशोर कुंवर समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललन कुमार की अदालत ने दहेज हत्या मामले के एक आरोपी पति को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब हो कि आरोपी पति योगी दास ने वर्ष 2006 में दहेज के लालच में अपनी पत्नी बुचिया देवी की हत्या कर दी थी। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ललन कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में कोर्ट ने पति योगी दास को 7 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 30,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर सजायाफ्ता को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन की ओर से एपीपी संजय कुमार ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। मामला बाबूबरही थाना क्षेत्र के बरदाहा रजौरा पोखर गांव की है। एपीपी ने बताया कि वर्ष 2006 में आरोपित ने दहेज की लालच में अपनी पत्नी बुचिया देवी की हत्या कर दी। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड के पदमा गांव के तेलियानी टोला में अमीन संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर लदनिया समेत आसपास के प्रखंडों के भी सैकड़ों अमीन शामिल हुए। मौके पर अंचलाधिकारी कुमार राजीव रंजन समेत कई अधिकारियों ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। लदनिया प्रखंड के पदमा गांव के तेलियानी टोला में मंगलवार को अमीन संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप यादव की अध्यक्षता व संतोष कुमार गुप्ता के संचालन में आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व वीरेंद्र कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम में लदनिया थानाध्यक्ष धनंजय कुमार, अंचलाधिकारी कुमार राजीव रंजन, पूर्व प्रमुख भोगी यादव, सूर्यनाथ यादव, पूर्व मुखिया भोला यादव व गणेश यादव के अलावे लदनिया प्रखंड के अलावे जयनगर, खजौली, लौकहा एवं बाबूबरही प्रखंड के दर्जनों की संख्या में अमीन भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अंचलाधिकारी कुमार राजीव रंजन ने कहा कि कई तरह के जमीनी विवाद को अमीन के द्वारा स्थल पर दोनों पक्षों की सहमति के बीच निपटारा किया जा सकता है। गांव में ही अमीन द्वारा जमीन संबंधित मामलों का निपटारा नहीं किए जाने के कारण मामला थाना दिवस या अंचल कार्यालय तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि जमीन संबंधित मामलों का निपटारा दोनों पक्षों के मौजूदगी में करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। नजरी नक्शा के अनुसार विवाद को समाप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को पाग, चादर व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। अरेर थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता अनीशा देवी का कहना है कि उसके पिता ने शादी के वक्त अच्छी खासी रकम ससुराल पक्ष के लोगों को दी थी, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष के लोगों का लालच रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब अनीशा के साथ मारपीट करते हुए उन्होंने उसे घर से भी निकाल दिया है। अरेर थाना की अनीशा देवी ने अपने पति अजय कुमार पासवान, ससुर सीताराम पासवान, सास रेखा देवी, भैंसुर संजय पासवान पर दहेज में 5 लाख रुपए नहीं देने पर मारपीट करने, प्रताड़ित करने व घर से भगाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। अनीशा देवी ने आवेदन में लिखा है कि उनकी शादी 12 जून 2023 को नागदह गांव के अजय कुमार पासवान के साथ 12 जून 2023 में हुई थी। सौगात के रूप में उनके पिता ने पति एवं ससुर के खाते पर 3,40,000 रुपए एवं 6 लाख रुपए नगद
तथा करीब 12,80,000 रुपए का आभूषण देकर विदा किया था। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद उनके पति द्वारा 5 लाख रुपए की मांग की जाने लगी, जिसमें से 2 लाख रुपए कर्ज लेकर उसके पिता ने जमा किया। कुछ महीने फिर ठीक ठाक चला, उसके बाद फिर से प्रताड़ना शुरू कर दिया गया। अरेर की थाना अध्यक्ष नेहा निधि ने बताया कि आवेदन के आलोक में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता।
तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी में शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त सिपाही भर्ती परीक्षा हुई संपन्न। 15 परीक्षा केंद्रों पर 7,860 छात्र हुए शामिल। अरेर के झौझी गांव में 14 वर्षीय युवक की झूलते तार के चपेट में आने से हुई मौत। बिजली विभाग की लापरवाही बना एक और मौत का कारण। जयनगर में विकास समिति ने आरओबी निर्माण स्थल स्थानांतरण की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। कलवाही के कालिकापुर में संदिग्ध स्थिति में महिला की मौत, हत्या का आरोप। बासोपट्टी थाना में एसडीपीओ राघव दयाल ने की समीक्षा बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर दिए कई सख्त निर्देश। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ललन कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति को दी 7 वर्ष की कारावास। लदनिया के पद्मा गांव में अमीन संघ सम्मेलन का हुआ आयोजन। कई प्रखंडों के अमीन हुए शामिल। अरेर थाना में एक महिला ने दहेज को लेकर कराई प्राथमिकी दर्ज। 5 लाख नहीं देने पर ससुराल वालों ने घर से निकाला। जयनगर डीबी कॉलेज में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मधुबनी हम बदलेंगे कैंपेन का किया पोस्टर विमोचन। और बेनीपट्टी एसडीएम कार्यालय में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी शारंगपानी पांडे की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के संदर्भ में हुई वार्ता। बीते मंगलवार को जयनगर के डीबी कॉलेज में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मधुबनी हम बदलेंगे पोस्टर का विमोचन किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही एनएसयूआई के कार्यकर्ता मिलकर इस संगठन को और मजबूती प्रदान करेंगे। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को डीबी कॉलेज जयनगर मधुबनी हम बदलेंगे कैंपेन का पोस्टर विमोचन किया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष आलोक कुमार झा के साथ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने संगठन को धार देने का संकल्प लिया और जिलाध्यक्ष ने बताया कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि 3 साल की डिग्री 3 साल में क्यों नहीं, 90% वंचित समुदायों के छात्रों की शिक्षा के अवसरों में बाधा है, कर्ज क्यों दिया, नौकरी क्यों नहीं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने अपने नेता कार्यकर्ताओं के साथ संगठन निर्माण एवं कैंपेनिंग की आगामी रूपरेखा तैयार की। जिलाध्यक्ष ने बताया कि मधुबनी सहित सभी प्रखंड से युवाओं की टोली तैयार की जाएगी जो छात्र हितों के लिए आवाज बुलंद करेगी और सरकार जो छात्र विरोधी नीति है उसके खिलाफ एनएसयूआई मजबूती से संघर्ष करेगा। इस मौके पर डीबी कॉलेज अध्यक्ष मुजम्मिल शेख, कॉलेज प्रभारी इम्तियाज शेख, अजीत शाह, राहुल यादव, प्रवीण कुमार, सोनम कुमारी, डीबी कॉलेज सचिव मोहम्मद फैजान, मोहम्मद मोहसिन, विशाल कुमार और कॉलेज के छात्र छात्रा उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी शारंगपानी पांडे की अध्यक्षता में बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आहूत की गई। इस बैठक के दौरान मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के संदर्भ में वार्ता की गई।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी के कार्यालय प्रकोष्ठ में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी बेनीपट्टी शारंग पाणी पांडे की अध्यक्षता में 32 बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आहूत की गई। बैठक में एसडीओ द्वारा बताया गया कि वर्तमान में चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बीएलओ द्वारा सभी मतदाताओं के घर घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण किया गया। साथ ही अधिकांश मतदाताओं के द्वारा उसे भरकर बीएलओ को वापस भी किया है, परंतु यह संख्या अपेक्षानुरूप नहीं है। इसलिए इसमें सभी राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में इस बात का विशेष ख्याल रखें कि कोई भी मतदाता गणना प्रपत्र भरने से वंचित न रह जाए। अगर अभी भी कोई गणना प्रपत्र नहीं भरा है तो तुरंत भरकर संबंधित बीएलओ को दे, अथवा जो घर से बाहर है वहीं से स्वयं ऑनलाइन कर ले। उन्होंने किस बूथ पर कितना प्रपत्र भरा है, इस संबंध में एक अद्यतन सूची सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा किया। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा वर्तमान में गणना कार्यों के प्रति संतोष व्यक्त किया गया है तथा शेष प्रपत्र किस प्रकार पहुंचे, इसके लिए एक स्वर में प्रयास करने का आश्वासन सभी प्रतिनिधियों ने पदाधिकारी को दिया। बैठक में मदन लाल कर्ण, जयसुंदर मिश्र, विजय यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला भर में मानसून आने के बावजूद वर्षा नहीं होने के कारण किसान काफी परेशान हैं। सबसे अधिक परेशानी मखाना की खेती करने वाले किसानों को हो रही है। गौरतलब हो कि जिला भर में सबसे अधिक मखाना की खेती की जाती है। 70% से अधिक मखाना की खेती केवल मिथिलांचल के विभिन्न क्षेत्रों में की जाती है और ऐसे में समय से बारिश नहीं होना किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। मानसून में बारिश नहीं होने से मधुबनी में मखाना की खेती करने वाले किसान परेशान हैं। मखाना की खेती व्यापक स्तर पर मधुबनी में की जाती है। मखाना के कुल उत्पादन का करीब 70% खेती मिथिलांचल के इलाके में होता है, लेकिन वर्षा नहीं होने के कारण मखाना की खेती से जुड़े किसान परेशान हैं। पानी की कमी से मखाना का फसल सूख कर बर्बाद हो रहा है। किसानों की माने तो समय पर पानी नहीं मिलने से मखाना का फसल बर्बाद हो रहा है। किसान ने बताया कि कर्ज लेकर मखाना की खेती की, लेकिन अब फसल खराब होने से उन्हें चिंता सता रही है कि महाजन का कर्ज कैसे चुकता करेंगे और परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। बारिश नहीं होने से मखाना किसान काफी परेशान दिख रहे हैं। मखाना की खेती में पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है और बारिश की कमी से फसल बर्बाद हो रहा है। बिहार के मधुबनी में मखाना की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और यहाँ के किसान मखाना उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्षा नहीं होने और पानी की कमी से मखाना की खेती से जुड़े किसानों की आय पर भी इसका खासा प्रभाव पड़ सकता है। अभी मखाना किसानों को वर्षा की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार द्वारा मखाना की खेती और बाजार के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। मखाना का जीआई टैग किया गया, साथ ही मखाना बोर्ड का भी गठन किया गया। अब परेशान किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बारिश का हाल तो देख ही रहे हैं सर, सब धान का बीज सूख गया। कहीं खेती धान बोर्डिंग से पटा के भी नहीं रो पा रहा है। गांव में कर्जा लेके मखान का देख लीजिए क्या हाल है मखाना का, सब मखाना सूख गया। 1.5 लाख कर्जा लेके मखाना का खेती किए थे, कहाँ से ब्याज देंगे, कहाँ से मूलधन देंगे, इसीलिए तो आत्महत्या कर लेता है लोग बिहार में किसान। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के नगवास गांव में बाउंड्री वॉल निर्माण में गड़बड़ी की खबर सामने आई है। निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही है और इसको लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि निर्माण कार्य की जांच कराई जाए। बेनीपट्टी प्रखंड के नगवास गांव के लोगों ने नगवास उच्च विद्यालय के बाउंड्री दीवार निर्माण कार्य में गड़बड़ी सहित 3 सूत्री मांगों के समर्थन में उच्च विद्यालय गेट के समक्ष धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी किया। ग्रामीण सुभदेश चौधरी, जयशंकर सिंह, मनोज कुमार, केदार झा, गौतम चौधरी, राकेश शर्मा, सोनू राय सहित अन्य लोगों का आरोप है कि सीएम क्षेत्र विकास योजना के तहत विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर के ऐच्छिक कोष से कराए गए नगवास हाई स्कूल के बाउंड्री वॉल एवं गेट के निर्माण में गड़बड़ी बरती गई। एक ओर जहां बाउंड्री दीवार में दरार पड़ गया है, वहीं दूसरी ओर विद्यालय के मुख्य गेट पर लगाए गए गेट नहीं खुल पा रहा है, जिसे मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता है। 5 जुलाई 2025 को एमएलसी घनश्याम ठाकुर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ग्रामीण लोगों ने कार्य में गड़बड़ी की शिकायत की, लेकिन उद्घाटन कर दिया गया। ग्रामीण सुखदेव चौधरी एवं जयशंकर सिंह ने बताया कि 2 दिनों के अंदर समस्या का समाधान किया जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। अब आक्रोशित लोगों द्वारा विद्यालय के बाउंड्री दीवार निर्माण कार्य को मरम्मत कराए जाने, उच्च विद्यालय के
मुख्य द्वार से एमएलसी का नाम हटाकर भूमिदाता और विद्यालय का नाम दिए जाने लगे गेट को रिपेयरिंग कराए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस पर फिर से मरम्मत नहीं कराया गया तो बाध्य होकर धरना के साथ साथ आमरण अनशन शुरू की जाएगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।